हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण सीरीज का ये 30वां वीडियो और हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं PYQ की। जो हमारे आयोग द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न पत्र हैं उन्हीं की हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, फ्लोराइड से दूषित पेयजल के कारण क्या हो सकता है। तो ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्ड विद फ्लोरीन। तो फ्लोराइड से क्या हो सकता है। तो फ्लोराइड से जो रोग होता है हमें होता है फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस जो रोग है हमारे किससे संबंधित है, ये हमारे दांतों से संबंधित रोग है। और दांतों में क्या होता है, दांतों में काले धब्बे पड़ जाना। दांतों में काले धब्बे पड़ जाना ये किसका है, फ्लोरोसिस के ये जो है लक्षण होते हैं। और दांतों में जो है गड्ढे पड़ जाना, ये जो है बीमारियां जो है फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस किसके कारण होता है, फ्लोराइड प्रदूषण के कारण। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जल में जो है आर्सेनिक की अशुद्धता मिल जाने के कारण जो है हमारा जल प्रदूषण होता है। और जल इनके कारण जो है आर्सेनिक के मिलने के कारण जो है हमें कैंसर जैसी जो है बीमारियां हो जाती हैं। स्किन जो है स्किन कैंसर हो जाता है। और एक और है इसी में कि जल में यदि हम पारे की अशुद्धता मिलाते हैं, पारे की अशुद्धता कभी मिल जाती है, विषाक्तता जिसे कहते हैं, तो इसके कारण जो रोग होता है वह रोग होता है मिनी माता रोग। और ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है, पारे की विषाक्तता के कारण। जल में पारा मिल जाता है तो ये जहरीला रहता है और इसके कारण जो है कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग। मिनी माता रोग क्या होता है, ये अंधापन इससे लगभग होता है ना, दिखाई कम देता है और मांसपेशियां जो है हमारी कमजोर हो जाती हैं। तो ये जो है मिनी माता रोग के ये लक्षण कहलाते हैं। अब देखते हैं हमारा जो है अगला प्रश्न। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा हाइड्रोजन बम था। अब इसके बारे में बता दूं, हमारा जो ये परमाणु परीक्षण है पोखरण में 1998 के पहले जो है 1974 में हुआ था हमारा परमाणु परीक्षण। इस समय सरकार थी इंदिरा गांधी जी की और ये परीक्षण हुआ था हमारा परमाणु बम परीक्षण, हमने पोखरण में किया था। इसके बाद जो है हमने हाइड्रोजन बम का जो परीक्षण किया है 1998 में किया है, इसका नाम है हाइड्रोजन बम। और दोनों ही क्या है, नाभिकीय परीक्षण है, दोनों में ही परमाणु रहते हैं। तो ये जो है इसका उत्तर जो है हमारा हाइड्रोजन बम जो है सही है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या रहता है। हाइड्रोजन बम क्या है, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जो है क्या बनाता है, हीलियम। और अत्यधिक मात्रा में जो है ऊष्मा निकलती है, अत्यधिक मात्रा में क्या, ऊर्जा निकलती है। तो परमाणु बम से कई हजार गुना खतरनाक होता है हमारा हाइड्रोजन बम। सूर्य में जो है हमारा जो है सूरज है, तो सूर्य में भी तो यही हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन रही है और इतनी अधिक ऊष्मा निकल रही है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो है उसकी ऊष्मा हम फील कर पाते हैं। वहीं परमाणु बम क्या है, ये यूरेनियम जैसे भारी जो है नाभिकीय परमाणु रहते हैं, ये टूटते हैं। यहाँ पर क्या होता है, विखंडन होता है, टूटते हैं जिससे ऊर्जा निकलती है। और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन में जुड़ते हैं। और जुड़ना मतलब संलयन। ये मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए बता दिया है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम में क्या होता है, तो ये संलयन होता है नाभिकीय का। इनके जो नाभिक है वो जुड़ते हैं तो ये नाभिकीय संलयन है। और यहाँ पर टूटते हैं तो इसका विखंडन नाम दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है का मतलब क्या है, कौन सा गलत कथन है। ये इंटीग्रेटेड है, इसकी प्रकृति जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, जो प्रोवाइड लर्नर्स एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करता है ईवीएस। या ईवीएस जो है परिभाषाओं पर जोर करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ईवीएस जो है केवल हमारी परिभाषाओं डेफिनेशन ये बताना उद्देश्य नहीं रहता है। तो ये कथन कैसा हो गया, गलत हो गया। यही तो पूछा है। बाकी इसकी प्रकृति इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब है अन्य सब्जेक्ट को मिला करके जो है ये पढ़ाया जाता है, थीम्स को। ये क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक है और ये जो है पर्यावरण का जो है बच्चों को एक्सप्लोर करने के अवसर प्रदान करता है, यह सब्जेक्ट। पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में।
तो सुनीता अपने विद्यार्थियों से संबंधित लैंगिक विषमता रूढ़िवादियों के लिए संवेदनशील बनाना चाहती है। यानी बच्चे समझे जो हैं, जो रूढ़िवादियां चली आ रही हैं, लैंगिक विषमता है, तो इनको क्या करना चाहिए कक्षा में। आप इंग्लिश एक बार फिर से देख लीजिए कि जेंडर इनइक्वालिटी और स्टीरियोटाइप्स जो है, उनको जो है बच्चों के बारे में सेंसिटाइज करना चाह रही है वो अपने बच्चों को। तो क्या करना चाहिए उसे। तो उसे जो है सही इसका जो है ऑप्शन है कि एक इनवाइट अ स्टूडेंट मदर हु इज एन ऑटो ड्राइवर टू द क्लास। तो बच्चे ऐसे बच्चे को आमंत्रित करना चाहिए जिसकी माँ क्या है, ऑटो चालक हो। इससे उनके सामने एक उदाहरण मिलेगा, उन्हें एक जो है संवेदनशीलता की भावना मिलेगी कि हाँ, जो हमारे समाज में जो है फीमेल और मेल जो है इक्वल हैं, और वो जो है आगे चल के जो है इक्वल ही समझेंगे। क्योंकि ऑटो चलाना अधिकतर क्या है, मेल्स का काम होता है, मेल्स आपने देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर ये तो क्योंकि एक स्किल है, चलाना किसी व्हीकल को ड्राइव करना स्किल होती है, इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं रहना चाहिए। बाकी मॉडल प्रस्तुत करना बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा के या केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहें, इससे कभी भी उनमें जेंडर स्टीरियोटाइप या सेंसिटाइज वो नहीं होंगे, कभी भी संवेदनशील नहीं बन पाएंगे। आगे देखते हैं, पक्षी, चूहे और शेर का आश्रय क्या होता है, शेल्टर। तो आवास वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पुरानी वीडियो में, हर वीडियो में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आवास के देखे हैं, इसलिए आपको जो है बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। चूहे कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं। और शेर कहाँ रहता है, आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, घोंसला, बिल और डेन यानी मांद। बिल्कुल आपको इसे याद रख लेना है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, मंदिर के ऊपर का शिखर हाथों से उठाने के लिए बहुत भारी हुआ करता था, इसलिए मंदिर में निर्मित बोल्डर्स रोलर रखा और इसे ऊपर तक घुमाया जाता था। तो ये क्या थी, एक प्रकार से एन इंक्लाइंड पाथ। इसका सही उत्तर है एक ढलान युक्त जो है एक रास्ता था। अब इसके बारे में बता दूं, आपने बहुत पुराने मंदिर देखे होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तंजौर का ही एक मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए बना दिया। ये बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर रहते थे। अब सोचिए, इनके पत्थर ही मान लीजिए ये रखा है ऊपर, इसको कैसे इतनी ऊपर उठाया जाता था। तो उस समय तो ना तो क्रेन रहती थी, ना कुछ भी ऐसी व्हीकल रहते थे। तो बहुत लंबे जो है किलोमीटर दूर से क्या करते थे, एक बड़ा रास्ता बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, एक रास्ता बनाया जाता था ऊंची दीवार की तरह। अब इसमें जो है धीरे धीरे जो है हाथियों के द्वारा, आदमियों के द्वारा जो है बड़े बड़े जो है पत्थर, ये जो है घसीट घसीट के लाए जाते थे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ रखाया जाता था। और बाद में जब बन जाता था मंदिर, तब इस दीवार को तोड़ दिया जाता था। तो ये जो है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया होगा। पश्चिमी हिमालय में दिखाई देने वाली अपवर्तन नहरें। अपवर्तन नहरें का मतलब है कि जब कोई नदी निकलती है, उससे नहरें निकलना, वो अपवर्तन नहरें कहलाती हैं। अपवर्तन नहरें कौन सी हैं, जो पश्चिमी हिमालय में पाई जाती हैं, जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है उसके पश्चिम में। सही उत्तर है, उसे गुल या कुत्सी कहा जाता है। गुल या कुल्सी कहा जाता है। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति में डीपीटी किस रंग का उत्पादन करता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसलिए कहा जाता है कि हमें साइंस भी जो है तैयार कर लेनी है 6 to 8। ये 7th क्लास में आपको मिल जाएगा। तो मुक्त क्लोरीन जो है डीपीटी के साथ जो है किस रंग का उत्पादन करता है। इसका सही उत्तर है वह हमारा पिंक कलर जो देती है क्लोरीन गैस। ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये एक हमारी आज की वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हमें एक टॉपिक ये पता चलता है कि हमें विभिन्न जो इम्पोर्टेंट पौधे हैं या पेड़ हैं, उनके क्या करने हैं, हमें साइंटिफिक नेम याद करने हैं। ये हमें इससे ये पता चलता है। ये एक तरीका रहता है पुराने पेपर लगाने का, कि हमें उससे टॉपिक छांट लेने हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो नीम का जो वैज्ञानिक नाम है वह है एजार्डेरिका इंडिका। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये जो है, इस जो नीम का हमारा है, नीम के बहुत सारे जो है
औषधीय गुण भी रहते हैं। तो एजाडिरेक्टा इंडिया इंडिका इसका नाम है। देखिए कई बार हिंदी में देखिए किस तरह से इन्होंने लिखा है, ये गूगल ट्रांसलेटर ही किया होगा, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वह है एजाडिरेक्टा और इंडिका। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद बात करें कि मैंजीफेरा इंडिका किसका है, तो मैंजी से याद रख लेना है मैंगो, और ये किसका है, आम का रासायनिक नाम है। ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। इसके बाद जो है बात करें कि ये जो दिखा है फिटकरी, ये इंग्लिश में लिखा है एलम सेपा, तो ये प्याज का रहता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप याद रखना चाहें तो जरूर याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वैज्ञानिक नाम है, जैसे तुलसी का एक इम्पोर्टेंट है, ये हमें जो है भूलना नहीं है। तुलसी का जो रासायनिक नाम है वह होता है ओसिमम और फ्लोरम, ओसिमम फ्लोरम, ये आपको याद रख लेना है। इसी के साथ साथ जो है ये हमारा लास्ट का जो है फाइलेंथस एम्ब्लिका, ये हमारे आंवला का जो क्या है वैज्ञानिक नाम है, इसे भी हमें याद रख लेना है। एक और अक्सर पूछा जाता है राना टिग्रीना, ये हमारा जो भारतीय मेढक है उसका रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। यदि आप याद रख सकते हैं तो इसको कर सकते हैं, वरना बाकी जो इम्पोर्टेंट ये आपको तो बिल्कुल याद ही कर लेने हैं। आगे देखते हैं, सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र क्या है, ये है हमारा ओशियन महासागर का, क्योंकि इस पारितंत्र में जो परिवर्तन है वो बहुत कम होते हैं। कम मतलब बहुत कई सौ सालों बाद उसमें परिवर्तन देखने मिलता है किसी भी समुद्र में, तो बहुत परिवर्तन की दर जो है बहुत मंद रहती है, इसलिए लगभग इसे स्थिर माना जाता है। ये आपको याद रख लेना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है। हम तो खाते हैं, सांस लेते हैं, वहां एक क्या हो गया, श्वसन कहला गया। इसको बोला जाता है श्वासोच्छ्वास। इसे श्वसन नहीं बोला जाता है जो हम सांस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं हम, CO2 जो है हम लेते हैं। CO2 क्या, अन्य सारी गैस सभी गैसें आती हैं। हम जब सांस लेते हैं तो क्या सिर्फ सिर्फ CO2 लेते हैं या O2 ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 तो नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे वायुमंडल में सभी प्रकार की गैस पाई जाती हैं, उन सभी को जो है फिल्टर नहीं लगा है हमारे अंदर, तो ये सभी अंदर जाती हैं। लंग्स में केवल जो है O2 अंदर चली जाती है ऑक्सीजन, और बाकी सारी गैसें वापस निकाल दी जाती हैं। इसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। और कोशिकाओं में जो होता है उसे श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ये होता है माइट्रोकांड्रिया में। तो कोशिकाओं में माइट्रोकांड्रिया पाया जाता है, इसी को ही श्वसन नाम दिया जाता है। और यहीं पर जो है ऊर्जा बनती है, हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, तो यहीं से हमें प्राप्त होती है। तो ये आपको याद रख लेना है कि ग्लूकोज जो है इसका ऑक्सीकरण होता है माइट्रोकांड्रिया में। तो चूंकि ऊर्जा यहाँ बनती है इसलिए क्या कहा जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो चंद्रयान 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके मुख्य वैज्ञानिक कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही है JN गोस्वामी या जितेंद्र नाथ गोस्वामी जो है इसके मुख्य अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रख लेना है। और चंद्रयान 1 आपको पता है, ये पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा भेजा गया था, PSLV, और इसकी सीरीज C11 के द्वारा जो है यह लॉन्च हुआ था। और इसको क्या बोला जाता है, प्रमोचन यान बोला जाता है, या लॉन्चिंग व्हीकल बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले हम प्रश्न की ओर। इससे पहले ये भी हम जान लेते हैं कि ये जो लॉन्च हुआ था 2008 में जो है ये लॉन्च किया गया था। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद रख लेना है। यही जो रिसेंट वाला चंद्रयान था वो कौन सा था, चंद्रयान 3 था। और लॉन्च कब किया गया था, 2023 में। इसको PSLV C37 इसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं, गैनीमेड किसका चंद्रमा है। ये पुराना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए तो इससे ये पता चल रहा है कभी क्वेश्चन पुराने रिपीट होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैनीमेड बृहस्पति का जो है उपग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है यही है, या उपग्रह यही है।
और दूसरा कौन सा सबसे बड़ा है, वह टाइटन है। कौन सा है? टाइटन है। वहीं बात करें कि सबसे ज्यादा जो उपग्रह पाए जाते हैं वह शनि ग्रह के पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पे बृहस्पति ग्रह के पाए जाते हैं। ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं। यह ग्रह पीले तारे की तरह दिखाया जाता है। इसके चारों तरफ 7 वलय पाए जाते हैं। ग्रह को पहचाने। तो चूंकि वलय से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यह ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह है। शनि ग्रह क्या है? इसमें वलय बहुत पाए जाते हैं बाहर, और पीले रंग का यह तारा दिखाई देता है। आगे देखते हैं। यह एक ग्रह है, तारा नहीं है, लेकिन पीले रंग के स्टार की तरह ही दिखाई देता है। आगे देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर किसके प्रथम निदेशक हैं? इनका नाम है शांति स्वरूप भटनागर। इनमें से किसके वो निदेशक थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है BARC। और इसे इसका फुल फॉर्म क्या है? आपने सुना होगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान संस्थान। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है, बिल्कुल याद रख लेना है। भाभा एटॉमिक रिसर्च एंड सेंटर। तो इसकी स्थापना 1900 हमारे 54 में होती है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मुंबई में है। कार्य क्या होते हैं? ये अनुसंधान कार्य करता है किसके क्षेत्र में? परमाणु के क्षेत्र में, कि हम परमाणु रूप से सशक्त हो जाएं, परमाणु हथियार जो है उनका विकास करने के लिए ये इसका जो है उद्देश्य रहता है, इसका कार्य रहता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कब से प्रभाव में आया? नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये कब आया है? ये 2004 में आया है, और इसके बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, है ना, तो याद रख लेना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन युवाओं के लिए विशेष रूप से अनुशंसित है? युवाओं के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आसन जो है रिकमेंड किया गया है? सही आंसर है नटराजन। नटराजन आपने मूर्ति देखी होगी नटराज की, और ये एक डांसिंग पोज है हमारे भगवान का। डांसिंग पोज ऑफ लॉर्ड बोला जाता है। भगवान की जो है नृत्य करती हुई जो पोज है, इसको हम एक फोटो से भी समझ लेते हैं। तो ये आप जो है इसे देख सकते हैं पिक्चर में, कि ये जो पहली हमारी पोज है आसन की, ये हमारा कौन सा है? शिवा पोज बोला जाता है, या इसे हम जो है नटराज आकृति जो है बोला जाता है, नटराज आसन बोला जाता है। ये एक क्या कहलाती है? ये पूरा जो है शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, और युवाओं के लिए, ये बच्चों के लिए नहीं बोला जाता है, युवाओं के लिए बेस्ट बोला जाता है। इसके आप देखिए वो देख सकते हैं, इसके प्रोज क्या है, लाभ क्या है। रिड्यूस स्ट्रेस करता है हमारा, हार्ट की हेल्थ, बॉडी को टोन्ड रखता है, चेस्ट और शोल्डर को जो है थोड़ा सा ओपन करता है, और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इतने सारे इसके जो है हमारे लाभ हैं। बाकी आप देख सकते हैं पोज। दूसरा, ये धनुष की आकृति का है, तो इसे धनुष आसन बोला जाता है, धनुष आसन। और ये हमारा शीर्ष आसन है, क्योंकि शीर्ष हमारा जो सर है वो नीचे जमीन में रहता है, पैर हमारे हवा में रहते हैं, और एक बिल्कुल सीध में रहता है, शीर्ष आसन है। और ये जो है आप देख सकते हैं, जब हम पैर और हाथ को जमीन में रखते हैं और हमारा मुंह जो है, शरीर जो है आकाश की तरफ रहता है, तो इसे धनुष आसन, इसे जो है बोला जाता है चक्रासन बोला जाता है। धनुष आसन हमारा ये है धनुष की भांति। ये हम चक्र बनाने की कोशिश करते हैं, सर्किल बनाने की कोशिश करते हैं, हाफ सर्किल लगभग बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको धनुष आसन बोला जाता है। ये आपको याद रख लेना है। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अभी मैंने आपको धनुरासन बताया है, शीर्षासन, चक्रासन। युवाओं के लिए जो बेस्ट है वो है नटराजासन। इन चारों में वैसे तो सभी करना चाहिए, लेकिन जो रिकमेंड है स्पेशली फॉर यूथ, वो कौन सा है? नटराजासन है, नृत्य करने वाली मूर्ति। आगे देखते हैं। क्रिकेट की बाइबल किसे कहा जाता है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मेनेक जो है, इसको बोला जाता है क्रिकेट की बाइबल। तो ये फैक्ट आपको याद रख लेना है। अब ये यूनाइटेड किंगडम, यानी जो हमारा ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, ये हमारे देश इसके अंतर्गत आते हैं, तो उनके द्वारा हर वर्ष प्रकाशित की जाती है। ये एक प्रकार से पत्रिका है, प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है, और उस वर्ष में जितने भी क्रिकेट हुए हैं उनका वर्णन रखता है। साथ साथ में जो है जीवनी भी ये प्रकाशित करते हैं किसी प्लेयर के बारे में।
बहुत सारे प्लेयर की जो है ये जीवनी भी प्रकाशित करते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना की थी वो अल्मनैक ने की थी, और स्वयं ये क्रिकेटर थे। तो जो है याद रख लेना है, जॉन विजडन, जॉन विजडन ने पब्लिश की थी। अल्मेनेक उसका शॉर्ट फॉर्म था, निकनेम था, तो जॉन विजडन के द्वारा पब्लिश की गई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विजडन क्रिकेटर्स अल्मेनेक। तो ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, क्रिकेट का एक क्वेश्चन है, तो अगला भी हमारा क्रिकेट से रिलेटेड ही है। इंदौर के पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1890 में हमारे इंदौर में की गई थी पारसी क्रिकेट क्लब। उस समय बहुत ही फेमस था। इस समय जो मध्य प्रदेश में कौन कंट्रोल करता है क्रिकेट को, तो बोला जाता है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। और इसकी स्थापना की गई थी 1941 में। जो हमारी पारसी क्रिकेट क्लब है इंदौर में 1840 में, लेकिन जो हमारा 1941 में किसकी की गई थी, क्रिकेट एसोसिएशन की। और किसके रूप में, इससे पहले क्या बोला जाता था, होलकर क्रिकेट जो है एसोसिएशन नाम दिया जाता था, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन नाम दिया जाता था। तो ये तो बात हुई हमारे मध्य प्रदेश में क्रिकेट की। थोड़ा सा भी और क्रिकेट के बारे में बहुत पूछा जाता है, और आईपीएल से रिलेटेड जाने कितने सारे हमारे आइटम्स इसके क्रिकेट के जो चलते रहते हैं, और हम सबके बीच में भी ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें। बात करते हैं आईसीसी संस्था जो है, ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब जो है ये पूरे विश्व में क्रिकेट को क्या है, देख रेख करती है। 1907 में इसकी स्थापना की गई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में है। बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, कौन है, तो वर्तमान जो है आप जानते होंगे, महान बल्लेबाज हमारे जय शाह, अमित शाह जी की बेटे जो हैं, वो इसके जो है अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रख लेना है। पहले ये बीसीसीआई के थे, हमारे जो है भारत की बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसी के साथ इसको भी समझ लेते हैं कि जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, तो भारत में क्या करता है, क्रिकेट को कंट्रोल करता है कौन, बीसीसीआई। और इसकी स्थापना यदि कब हुई है, यदि हम बात करें 1928 में, 1907 में हुई आईसीसी की। हेडक्वार्टर आपको पता है मुंबई ही होगा। अब जब जय शाह बन चुके हैं हमारे आईसीसीआई के अध्यक्ष, तो हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं रोजर बिन्नी साहब। हमारे रोजर बिन्नी साहब जो हैं इसके क्या हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान हैं। इतने फैक्ट आपको इसके लिए याद रख लेना है, इतना सफिशियंट है। फीफा विश्व कप की स्थापना कब हुई, ये पूरे विश्व में फेमस है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहलाता है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप यानी ये फुटबॉल खेला जाता है विश्व स्तर पर, फीफा वर्ल्ड कप। और आपने जब वर्ल्ड फीफा की बात करते हैं फुटबॉल की, तो दो नाम आते हैं, कौन से, रोनाल्डो और मेसी। इनकी हमें कंट्री भी याद रख लेना है कि रोनाल्डो कहाँ से हैं, हमारे ब्राजील से हैं, और मेसी हमारे कहाँ से हैं, अर्जेंटीना से हैं। ये इन देशों से जो है ये आते हैं। तो फीफा विश्व कप की जो स्थापना है सन 1930 में की गई थी, तो ये आपको याद रख लेना है। और वर्तमान 4 सालों में जो है ये गेम होते हैं, 4 सालों में होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि रिसेंट जो है 2022 में हुआ था, और ये कतर में हुआ था। और इसमें जीता कौन था, यही जो हमारी ये जो मेसी की टीम है, कौन है, अर्जेंटीना, ये हमारी विजयी टीम थी, फर्स्ट थी। और बात करें अगला कहाँ होगा, तो 2022 है, 4 साल बाद यानी 2026 में होगा। और कहाँ होगा ये, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, ये संयुक्त रूप से करवाएंगे फीफा वर्ल्ड कप। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो कनाडा है, अमेरिका, मैक्सिको, ये कराएंगे इस फीफा वर्ल्ड कप अगले 2026 को। आगे देखते हैं, अधिगम हेतु भ्रमण, भ्रमण आप समझ गए होंगे, ये किसी टूरिस्ट विजिट से संबंधित है। इससे कौन सा कौशल विकसित किया जाता है, तो आप समझ गए होंगे, क्या, तथ्य एकत्रित करना और विश्लेषण करना। इसका सही उत्तर ये है, पैरों की मांसपेशियां, तो ये कौशल तो हम विकसित नहीं करते हैं इससे, साइड में हमें मिल सकता है रटने की स्मृति या सुनने की शक्ति, तो ये इसके सही उत्तर नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षण अधिगम पाठ की योजना बनाने के लिए कौन सा मुख्य संदर्भ केंद्र है,
हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो सबसे ज्यादा किसकी ओर नजर रखते हैं? तो हम जो करिकुलम हमारा है और टेक्स्ट बुक, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं। करिकुलम क्या है? करिकुलम है पूरे स्कूल में जो है चलने वाली जो है हर एक, इसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड हैं और सभी गतिविधियां इंक्लूड हैं, और हमारी एनसीईआरटी ये बनाती है, एक प्रकार से हमारे लिए गाइडलाइन होती हैं कि साल भर हमें किस तरह की गतिविधियां संचालित करनी है, क्या हम बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं। ये पूरा है। करिकुलम और टेक्स्ट बुक दोनों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग करते हैं। ये आपको याद रख लेना है। उपस्थिति रजिस्टर, नोटबुक, रवैया, ये हम उतना ध्यान नहीं रखते हैं। अधिक किस पर है, पाठ्यचर्या और टेक्स्ट बुक पर। आपको बताना है कि समूह चर्चा में क्या जो है लगता है तथा किस स्तर के ध्यान और लगन की आवश्यकता होती है। तो समूह में जब ग्रुप का भी डिस्कशन होगा तो ज्यादा समय लगेगा, और जो है निचले स्तर के ध्यान नहीं, ऊंचे स्तर के ध्यान लगन की आवश्यकता होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। आगे क्या है, डिफॉरेस्टेशन, वन उन्मूलन यानी वनों का कम होना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, विनाश होना। तो वनों के कम होने से क्या परिणाम नहीं है, वन हमारे कम हो रहे हैं तो इसमें से क्या गलत है। तो वन कम होने से तापमान में वृद्धि हो जाएगी, तो ये तो नहीं होगी, यही गलत है। पूछा क्या है, परिणाम नहीं है, तो यही हमें सही लग रहा है अभी तक। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कि वन कम होने से प्रदूषण स्तर में वृद्धि होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तापमान में जो है कमी आ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वन उन्मूलन होगा, वन कम हो जाएंगे तो तापमान बढ़ जाएगा, कमेगा नहीं। भूजल स्तर में कमी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। पूछा क्या है कि कौन सा परिणाम नहीं है, यानी कौन सा गलत है इनमें से, तो तापमान वृद्धि। वन कम हो जाएंगे तो तापमान वृद्धि जो है हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा डाउट हो गया है, ये बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है कि जैसे वन क्या होंगे, कम होंगे, क्या क्या इसके परिणाम होंगे, तापमान अपने आप बढ़ जाएगा, है ना, प्रदूषण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वाटर लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो तीनों हैं इसके बारे में सही है, लेकिन तापमान में कमी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि गलत जो है जानकारी आप तक ना जाने पाए कि वन कम होंगे तो तापमान कम नहीं होगा। प्रश्न यह है कि कौन सा गलत है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस तलछटी चट्टान की प्राकृतिक उपस्थिति के कारण मिट्टी की प्रकृति अक्सर क्षारीय होती है। तो किस ये जो चूना पत्थर है हमारा, यदि ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान है, तो चूना पत्थर होने के कारण तलछटी चट्टान में इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, मिट्टी क्षारी हो जाती है। कहीं भी यदि किसी मिट्टी में चूना पत्थर पाया जाएगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारी होगी। क्षारी का मतलब जो पीएच स्केल में है, 7 से ज्यादा उसका जो है पीएच वैल्यू होगी, उसकी प्रकृति क्या है, क्षारी है। आगे देखते हैं, विवर्तनिक प्लेट या प्लेट टेक्टोनिक जो है किन सतहों में पाए जाने वाले टुकड़े हैं। इसका जो सही उत्तर है ये है हमारा भूपर्पटी और अपर मेंटल। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं कि कैसे है ये। तो हमारी पृथ्वी की जो है कुछ लेयर पाई जाती हैं, और वो आपको पता है, क्रस्ट सबसे ऊपरी परत कहलाती है क्रस्ट, बीच की परत कहलाती है मेंटल, और तीसरी कहलाती है कोर। ये आपको याद रख लेना है। और विवर्तनिक प्लेट का ये मतलब है कि ये जो ये वाली प्लेट है बीच में, इधर जो है स्टार्ट हो जाता है कि क्या, इधर जो है ये प्लेटों का संचलन होता रहता है, प्लेटें एक दूसरे के ऊपर खिसकती रहती हैं, इसी को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आपने ज्योग्राफी में, भूगोल में कहीं पढ़ी होगी, जिन लोग ने भी पढ़ा है, हालांकि हमें उतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, अक्सर ये प्लेटें चलती रहती हैं, इसी के कारण क्या होता है, सुनामी आती है कहीं कहीं, इसी कारण क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, क्योंकि ये जब प्लेटें एक दूसरे पे चलेंगी, कहीं ना कहीं टकराएंगी, तो भूकंप आएगा। मान लीजिए महासागर की प्लेट खिसक के कहीं और चली गई, तो वहां सुनामी आ जाती है। तो ये है, ये आपको याद रख लेना है। तो ये अपर क्रस्ट और मेंटल जो है, इसके लिए क्या है, इसमें पाए जाने वाले टुकड़े जिम्मेदार होते हैं विवर्तनिक प्लेटों के लिए। आगे देखते हैं,
कक्षा में आईसीटी का उपयोग पता है आपको, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्टर, इन सब का उपयोग। इससे कौन से लाभ हैं? किताबों जैसी जानकारी के पारंपरिक स्रोतों द्वारा ढूंढी गई कमी को पूरा कर सकता है। मानसिक रूप से अशक्त बालकों, सभी बालकों के लिए सीखने के अवसर पैदा करता है। इंटरनेट की लत लग सकती है, तो ये नहीं है, इससे ये लाभ नहीं है, इसकी ये हानि है। बहुत अधिक यदि उपयोग कराते हैं घर में भी तो लत लग सकती है इंटरनेट की, ये हानि है। लाभ क्या है हमारे? ये दोनों इसके लाभ हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कोविड लॉकडाउन की अवधि के दौरान, जब लॉकडाउन पीरियड था अभी, छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कक्षाओं में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आईसीटी उपकरण के कौन से पहलू कार्यरत हैं? तो इसका जो है सूचनात्मक उपकरण है, सिचुएटिंग उपकरण है, रचनात्मक है और संचार उपकरण है। क्योंकि यदि इसको मैंने काफी सर्च किया है तो उसमें तो चारों उत्तर इसके सही हैं। इसके कैसे ये चारों उत्तर सही बताया है कि आईसीटी उपकरण के लिए चारों उत्तर इसके लिए ये सही हैं। सूचना भी देता है, सिचुएटिंग भी है, मतलब वो हमें वीडियो दिखाता है, स्थायी रहता है, रचनात्मक भी है, क्रिएटिव बढ़ती है, कम्युनिकेशन भी बढ़ता है। लेकिन जो आयोग ने इसका जो सही उत्तर माना है वह माना है हमारा 1 और 2, यानी इसका तीसरा चौथा नहीं माना है। सॉरी, इसका 2 और 4 माना है, ऑप्शन डी। लेकिन हमें जो है ये याद रखना है इसके चारों उत्तर सही हैं, क्योंकि आयोग ने भी काफी गलत जो है आंसर की में दे रखे हैं। एक एक को मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ता हूँ और उससे थोड़ा सा सही चीजें हमें पता चल जाती हैं। अगला प्रश्न है, छात्र पोर्टफोलियो आपको पता है छात्र की जानकारी रखी जाती है। छात्र का शैक्षणिक कार्य रखा जा सकता है और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने से उद्देश्य से शैक्षिक साक्ष्य ये रखे जा सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑल ऑफ द अबव, यानी बोथ, दोनों इसके सही उत्तर हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। इसके पहले यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और भी सीरीज लाते हैं, तो आपसे एक लाइक की आपसे उम्मीद तो रख ही सकते हैं। और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके, उनकी भी तैयारी जो है बेहतर हो सके आपके साथ साथ। तो सतत व्यापक मूल्यांकन जो है, जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मानता है? तो चरणबद्ध है, कारक है कि प्रक्रिया है? लेकिन जो सतत व्यापक मूल्यांकन है वो मानता है कि धीरे धीरे जो है बच्चे मूल्यांकन हम करते हैं, उससे उनका डेवलपमेंट होता जाता है। हमने पहले मूल्यांकन किया, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा भी बच्चे क्या है, सीखते हैं। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, ये आपको याद रख लेना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।